नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम उत्तराखंड की इम्पॉर्टेंट बुक्स को MCQ के रूप में कवर यहाँ पे कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत 2 किताबों को हम पूरा MCQ के फॉर्मेट में कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को कवर किया, पूरे MCQ के रूप में कवर किया, और फिर हमने राजेंद्र बलूदी जी की पूरी किताब को MCQ के फॉर्मेट में देखा। अब हम इस सीरीज के अंतर्गत तीसरी पुस्तक की शुरुआत यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसमें हम भगवान सिंह धामी जी की पूरी किताब को MCQ के फॉर्मेट में कवर करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट तथ्य, सभी कॉन्सेप्ट्स को MCQ के रूप में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो और अच्छे से रिवीजन भी आपका हो जाए। जैसे आप सभी के कमेंट थे कि बिल्कुल A to Z फॉर्मेट में इसको कवर किया जाए, यानी शुरुआत से लेके अंत तक हम इसको देखें। इसमें आपको कई सारे नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। हमारी कोशिश रहेगी जो आसान क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको भी इसमें एक नए पैटर्न के अनुसार बनाया जाए या और डीप उनको बनाया जाए, जो जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ में एक और चीज, जैसे आप जानते ही हैं कि जब भी हम किसी एक किताब को कवर करते हैं, केवल उस किताब को नहीं देखते, उस किताब के साथ साथ जो दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं उनके भी नोट्स कवर साथ में करते हुए चलते हैं। जो बेसिक होगा, जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो पैटर्न होगा, वो धामी जी की पुस्तक पर बेस्ड होगा। बाकी फैक्ट आपको मिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कई सारे सोर्सेज से, कई सारी किताबों के देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज से पहले की जो हमने 2 किताबें कवर करी उनको नहीं देखा है MCQ के रूप में, प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। ये हमारी इस सीरीज की, इस पुस्तक की पहली वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था? आप सभी जानते हैं हमारी जो पहली राजभाषा है वो हिंदी है, जो दूसरी राजभाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत को दूसरी राजभाषा के रूप में जो ये दर्जा प्रदान किया गया, ये जनवरी 2008 में किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस प्रश्न को लेकर के, संस्कृत हमारी दूसरी राजभाषा होगी, ये घोषणा 2009 में होती है और जनवरी 2010 में इसे मान्यता मिल जाती है, दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, किन्होंने संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अगला, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट है राज्य चिन्ह को लेकर के। पहला, राज्य चिन्ह में उत्तराखंड की भौगोलिक स्वरूप का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसमें हमें पहाड़ की चोटियां देखने को मिलती हैं, उसमें हमें नदियों की धाराएं देखने को मिलती हैं, यानी उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी राज्य है, वो हमें उसमें प्रतीत होता है। दूसरा, सफेद पृष्ठभूमि पर हीरे के आकार वाला नीली परिधि में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला है और नीचे 4 जलधारा से युक्त आकृति है। तो हीरे की आकृति है, उसमें आपको ऊपर 3 चोटियां देखने को मिलेंगी, उसके नीचे 4 पानी की जलधाराएं आपको मिलती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस आकृति के ऊपर, जैसे आप ऊपर देखेंगे, लाल रंग की पृष्ठभूमि में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट बनी हुई है और अशोक की लाट के नीचे मुंडको उपनिषद से लिया गया देश का आदर्श वाक्य जो है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ये अंकित है। क्या ये सारी बातें राज्य चिन्ह को लेकर के सही हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सभी बातें राज्य चिन्ह को लेकर के बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अतिरिक्त तथ्य देखिए, प्रतीक चिन्हों का निर्धारण अप्रैल 2001 में हुआ था। जो राज्य चिन्ह है उसमें सफेद पृष्ठभूमि में उत्तराखंड के लोगों की शांतिप्रिय प्रकृति को दर्शाती है। यानी जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसमें जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो किसको प्रतीत करता है, किसको दर्शाता है? यहाँ के लोगों के शांत स्वभाव को, शांतिप्रिय प्रकृति को यहाँ के लोगों की दर्शाता है। ठीक है, ऊपरी भाग में जो लाल रंग का बैकग्राउंड है वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला है, वो उत्तराखंड की भौगोलिक और पारिस्थितिक प्रकृति को यहाँ पे दर्शाता है
और इसके नीचे 4 जल धाराएं हैं जो गंगा नदी को दर्शाती हैं। कुछ जगहों पर है कि गंगा को दर्शाती हैं, कुछ जगहों पर है कि 4 अलग अलग नदियों की धारा है। ठीक है, जो नीला रंग है राज्य की शुद्ध एवं पवित्र नदियों के जल को दर्शाता है। देखिए, हो सकता है जैसा नया पैटर्न है आपसे इतना डीप में सवाल आ जाए कि जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, राज्य चिन्ह है, उसमें कौन सा रंग किसका प्रतीक है। ठीक है, अगला, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल किस कुल का पौधा है। जो राजकीय पुष्प है हमारा वो ब्रह्मकमल है। ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अवेलेटा। ठीक है, ये किस कुल का है? एस्टेरेसी कुल का है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां और पूरी दुनिया में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्मकमल जो है ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, इसके पुष्पों का रंग बैंगनी और पत्तियों का रंग पीला होता है। किस रंग का इसका फूल होता है? बैंगनी। पत्तियों का रंग होता है पीला। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट और मां नंदा का प्रिय पुष्प भी इसको कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मकमल का जो स्थानीय नाम है वो कौलपदम है और महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, तो एक आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और पूरी किताब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एमसीक्यू के रूप में भी कवर हो जाएगी। इसमें आपको सभी चीजें देखने को मिलेंगी, बेसिक भी, एडवांस भी और नई चीजें भी। तो महाभारत में ब्रह्मकमल का नाम सौगंधिक पुष्प है और स्थानीय नाम इसका कौलपदम है। इसके अलावा इसे हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहते हैं और नंदा का प्रिय पुष्प भी कहते हैं। अगला, ब्रह्मकमल के खिलने का सही समय क्या है? ब्रह्मकमल का जो फूल होता है, ब्रह्मकमल जो हमारा राजकीय पुष्प है, इसके खिलने का समय जुलाई से सितंबर के मध्य में होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका जो पौधा होता है ज्यादा ऊंचा नहीं होता, 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। कस्तूरी मृग की शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कस्तूरी मृग को लेकर के अब 3 स्टेटमेंट है। कस्तूरी मृग हमारा राजकीय पशु है। इसकी ऊंचाई 20 इंच और वजन लगभग 10 से 20 किलोग्राम के मध्य में होता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। जो कस्तूरी मृग है, जिसे हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं, ये इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 20 इंच के आसपास होती है, वजन 10 से 20 किलोग्राम के करीब होता है। इनकी पूंछ छोटी व बाल रहित होती है और इनमें सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये वाला भी सही है। जो कस्तूरी मृग होता है इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी सूंघने की क्षमता और इसके सुनने की क्षमता काफी ज्यादा तीव्र होती है। ठीक है, सुरक्षा के लिए इनमें 2 बड़े सींग होते हैं। तीसरा वाला गलत है, आपने पढ़ा है, हमने कई बार देखा है। जो कस्तूरी मृग होता है उसमें आत्मरक्षा के लिए यानी सुरक्षा के लिए सींग नहीं होते हैं, 2 बड़े दांत होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन से वाले कथन सही हैं? पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला आपका गलत है। आपको यहां पे बताना था कौन सा सही है, पहला और दूसरा। अगला, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य ऊटी में से। इस राज्य में इसकी कितनी प्रजातियां मिलती हैं? कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। इसका रंग भूरा होता है, साथ में इस पर काले पीले धब्बे बने हुए होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता सूंघने और सुनने की क्षमता है। सुरक्षा के लिए इसमें 2 बड़े दांत होते हैं। एक कस्तूरी मृग की जो औसत आयु होती है वो लगभग 20 वर्ष होती है। ठीक है, कस्तूरी मृगों में जो गर्भधारण अवधि होती है वो 6 माह की होती है और कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन केदारपाती होता है। ठीक है, कस्तूरी प्राप्ति के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, कस्तूरी केवल नर मृग से ही प्राप्त होती है। क्या यह सही है? पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। कस्तूरी मृग से हमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रसायन मिलता है जिसे हम कस्तूरी कहते हैं, काफ़ी महंगा होता है। ये जो कस्तूरी केमिकल हमें मिलता है इसका इस्तेमाल सौगंधिक चीज़ें बनाने में होता है, दवाइयाँ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो कस्तूरी मिलती है हमें वो केवल नर कस्तूरी मृग से ही मिलती है, ये बिल्कुल सही है। मादा कस्तूरी मृग से नहीं मिलती। ठीक है, दूसरा, कस्तूरी 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग में मिलती है।
दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। पहला कि नर मृग में ही मिलेगी, दूसरा ऐसे नर मृग में जिसकी आयु 1 वर्ष से अधिक है। ठीक है, एक मृग से एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी ही प्राप्त होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि कस्तूरी एक मृग से एक बार में कितनी प्राप्त होती है, 30 से 45 ग्राम। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। कस्तूरी किससे मिलती है? केवल नर मृग से। 1 साल के ऊपर के नर मृग से मिलती है और 3-3 साल के अंतराल में मिलती है। एक बार आपने प्राप्त कर लिया, फिर 3 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, एक मृग से एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी ही मिलती है। कस्तूरी एक सुगंध वाला जटिल प्राकृतिक रसायन है। इसका इस्तेमाल सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी, इनकी दवा निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, कस्तूरी का जो केमिकल नेम है वो है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। ये कस्तूरी का केमिकल नेम होता है। ठीक है, कस्तूरी को लेकर, कस्तूरी मृग को लेकर के ये इंपॉर्टेंट आपके सवाल। अगला, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में निम्न संस्थानों, अभयारण्यों का सही काल अनुक्रम क्या है? कस्तूरी मृग का अवैध शिकार काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इससे वो इंपॉर्टेंट केमिकल मिलता है। इस वजह से इसे संरक्षण इसको प्रदान किया गया है। इसके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा 4 इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए थे। इनका काल अनुक्रम आपने बताना है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सबसे पहले 1972 में जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, इसके भीतर कस्तूरी मृग विहार की स्थापना करी गई थी। यानी यहाँ पर कस्तूरी मृग को समर्पित एक छोटा सा क्षेत्र बनाया गया था। कब बनाया गया? 1972 में। तो पहले आपका यहाँ पर हो गया, पहले का वर्ष है 1972। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान, ये आपके बागेश्वर में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 72 के बाद आ जाएगा 1977। कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, ये आपके कहाँ पर है? ये आपके पड़ता है चमोली में। ठीक है, क्वेश्चन बना था पेपर में कि जो चमोली का कांचुला खर्क है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वहां पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थापित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और एक है अस्कोट अभयारण्य। यह अभयारण्य कस्तूरी मृगों को ही यहाँ पे समर्पित किया गया। इसकी स्थापना 1986 में हुई। ये पिथौरागढ़ में है, यानी इसका हो जाएगा 1986। तो सबसे पहला वाला केदारनाथ वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग को लेकर के यहाँ पर कार्य 1972 में हुआ। फिर 77 में मेहरुड़ी, 82 में कांचुला खर्क और 81 में अस्कोट। तो 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान जो है यह 2 जनपदों में फैला हुआ है। ये बागेश्वर में भी है और ये पिथौरागढ़ में भी फैला हुआ है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ एक जनपद पूछेगा तो बागेश्वर में 1977 में ये बना था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, मोनाल पक्षी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। फिर से 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह सामान्यतः 2500 से 5000 मीटर यानी 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। पहला बिल्कुल सही है। जो मोनाल है यह हमारा राजकीय पक्षी है। यह 2500 से 5000 मीटर के बीच में या इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है और पहले हिमाचल का राज्य पक्षी भी था। हिमालय का राज्य पक्षी वर्तमान में जजुराना है, पहले मोनाल ही था। ठीक है, वर्तमान में ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी है। मोनाल की मादा प्रजाति को डफिया कहते हैं, जिसका रंग नीला भूरा और सिर पर कलगी होती है। ये वाला आपका गलत है। हम जानते हैं मोनाल और डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। मोनाल मादा होती है जबकि जो डफिया है ये मोनाल की नर प्रजाति है, न कि मादा प्रजाति। तो तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा बिल्कुल आपके सही होंगे। ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है मोनाल। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। मोनाल और डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। मोनाल मादा है, डफिया नर है। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू है, ये भी पेपर में आया है।
और मोनाल एक संकटग्रस्त प्रजाति है। इसे 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पेपर में बना था, आपको ध्यान होगा हाल ही में आपसे ये सवाल पूछा गया था कथन वाले सवालों में, इसी पैटर्न में। ठीक है, तो मोनाल को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, मोनाल पक्षी का परिवार क्या है और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रमुख प्रजातियां मिलती हैं? देखिए, मोनाल पक्षी किस परिवार या कुल का है? मोनाल पक्षी फेजेंट कुल का है और उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां मिलती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, परिवार कौन सा है? हमने देखा परिवार या कुल है इसका फेजेंट। उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां हैं, एपेलस, स्केलेट्री, ल्यूरी और ल्यूफोफोरियंस। इसका प्रिय भोजन आलू है। जो मोनाल है ये चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। नॉर्मल जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला खुद बनाते हैं, मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। चट्टानों के छेदों में या पेड़ों के छेदों में यह अपने अंडे देती है। ठीक है, अंडे सेने का काम मादा पक्षी अकेले करती है, इसमें नर कोई भी सहायता नहीं करता। आमतौर पे पक्षियों में देखा जाता है कि नर उसमें सहयोग करता है, लेकिन यहाँ पर अंडे सेने की जो प्रोसेस है उसमें केवल मादा ही काम करती है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है। मोनाल की वर्तमान संरक्षण स्थिति के संबंध में कौन सा प्रावधान सही है? इसे 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 4 में रखा गया है, पहला गलत है, शेड्यूल 1 में रखा गया है। IUCN की सूची में इसे सुभेद्य यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, यह भी गलत है। इसे लाल श्रेणी में रखा गया है। इसे 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में और IUCN की सूची में लाल श्रेणी में रखा गया है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी वाला सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं। बुरांश के पाए जाने की ऊंचाई और इसके रंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अब बुरांश राजकीय वृक्ष को लेकर के सवाल है। पहला, यह सामान्यतः 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। जो हमारा राजकीय वृक्ष है बुरांश किस ऊंचाई पर पाया जाता है? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। इसके पुष्पों का सामान्य रंग चटक लाल होता है, लेकिन 11000 फीट के ऊपर यह सफेद हो जाता है। यानी जो हमारे बुरांश हैं 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। शुरुआती जो बुरांश होते हैं वो आपके चटक लाल रंग के होते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है उनका रंग फीका होता जाता है और 11000 फीट के ऊपर यानी लगभग 3300 मीटर के ऊपर आपको सफ़ेद बुरांश देखने को मिलते हैं। ठीक है, मध्य हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला बुरांश शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। तीसरा वाला भी आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांश, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ये विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है, यानी इसे मैदानों में नहीं उगाया जा सकता, केवल पर्वतीय इलाकों में ही मिलता है। यह किस कुल का वृक्ष है? एरिकेसी कुल का। इसका रंग चटक लाल होता है, काफ़ी गहरा लाल होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और खासकर 3300 मीटर के बाद यानी 11000 फीट के बाद ये कैसे हो जाते हैं? सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, खिलने का समय क्या होता है बुरांश का? फरवरी से अप्रैल के मध्य में ये खिलते हैं, बुरांश के पेड़ों में फूल आते हैं। इसके गुण क्या हैं? ये जो बुरांश के पुष्प होते हैं इनसे जूस बनाया जाता है जो हृदय रोग के लिए उपयुक्त होता है। रंग बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांश को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पहला, राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा वर्ष 2015 में कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था। पहला बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए, राज्य वन्यजीव बोर्ड ने कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया है, लेकिन 2015 में नहीं 2016 में किया। हमारी राजकीय तितली क्या है? उसका नाम है कॉमन पिकॉक। वर्तमान में इसका नाम वुली वेंडेड पिकॉक किया गया है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसका पेपेलियो पॉलिटर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तितलियों की एक दुर्लभ प्रजाति है जो हिमालयी क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिलती है। इसे ही उत्तराखंड में राजकीय तितली का दर्जा दिया गया है राज्य वन्यजीव बोर्ड के द्वारा। राज्य वन्यजीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, उत्तराखंड तितली को राज्य चिन्ह में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य है। ये वाला भी आपका गलत है।
देखिए, उत्तराखंड तितली को राज्य चिन्ह में शामिल करने वाला देश का दूसरा राज्य है। पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, यहां पर सही बताना था, दोनों के दोनों कथन आपके गलत हैं। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल किस वर्ष घोषित किया गया और किस समिति की सिफारिश पर किया गया? उत्तराखंड के कई सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। जो उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है इसका नाम है ढोल। कौन सा वाद्य यंत्र है? ढोल। इसे 2015 में भंडारी कमेटी की सिफारिशों पर राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, राज्य फल काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफल जो उत्तराखंड का राजकीय फल माना जाता है, इसे देवों का फल भी कहते हैं। देवताओं का फल कौन होता है? काफल। इसका वैज्ञानिक नाम है मिरिका एस्कुलेंटा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, इसे बॉक्स मर्टल या बेबेरी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में इसे देवों का फल माना जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष होता है। ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि गीत को किस वर्ष राज्य गीत का दर्जा दिया गया? जो उत्तराखंड का राजकीय गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत नमन ऐसे शुरू होता है। यह राज्य गीत 2016 में इसे उत्तराखंड का राजकीय गीत का दर्जा दिया गया। इस राज्य गीत के लेखक कौन है? इसको लिखा है हेमंत बिष्ट ने। इसको गाया है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने। इस गीत में कुल 7 पद हैं। शुरू के जो 3 पद हैं वो हिंदी में हैं, बाकी के 4 पद गढ़वाली और कुमाऊनी में हैं। यहाँ से भी सवाल बन सकता है। इसे राज्य गीत का दर्जा फरवरी 2016, एग्जैक्ट डेट की बात करें 6 फरवरी 2016 को दिया गया था। ठीक है, लाखू गुफा से मिले शैल चित्रों की तुलना भारत में किस प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल के चित्रों से की जाती है? देखिए, लाखू गुफा से हमें प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। भारत में नहीं, केवल एशिया में, पूरे एशिया में सबसे प्राचीन जो मानवों के साक्ष्य हमको मिले, प्रागैतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिले, शैल चित्र मिले, वो मिले मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। ठीक है, भीमबेटका के चित्रों को, शैल चित्रों को सर्वोत्तम माना जाता है प्रागैतिहासिक काल का। इसी भीमबेटका के शैल चित्रों से तुलना होती है लाखू गुफा से जो हमें शैल चित्र मिले हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। लाखू उडियार से मिले शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्रों से की जाती है। ठीक है, यह गुफा अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के निकट सुयाल नदी के तट पर दल बैंड के पास स्थित है। इस गुफा की खोज 1968 में MP जोशी ने करी थी। यह अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के किनारे। ये जो सुयाल नदी है ये कोसी की सहायक नदी है। इस लाखू उडियार में जो हमें शैल चित्र मिले हैं, इन शैल चित्रों की विशेषता क्या है? यहाँ पर मानव और पशुओं के रंग से सजे हमें चित्र मिले हैं। यहाँ पर चित्रों को सफ़ेद, गेरू, गुलाबी, काले इन सब रंगों से सजाया गया है। इन शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य, यानी व्यक्तियों को यहाँ पर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पर सामूहिक नृत्य करते हुए आदमियों के 2 समूह दिखाए गए हैं। शिकार करते हुए आदमियों का एक समूह और कुछ पशु पक्षी के चित्र यहाँ पर हमें मिले हैं। ठीक है, जो लाखू उडियार है इसका आकार कैसा है? इसका आकार नागफनी के आकार का है और इसे उत्तराखंड का सर्वोत्तम शिलाश्रय माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है लाखू उडियार से मिले चित्र किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं। ठीक है, लाखू गुफा को प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज किसने माना है? देखिए, लाखू उडियार को प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज ये माना यशवंत सिंह कटौच ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, ग्वारखा गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है और यह किस नदी के तट पर स्थित शैलाश्रय है? जैसे शैलचित्र हमें लाखू उडियार से मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के, ऐसे ही उडियार है एक ग्वारखा उडियार। ये चमोली में है, चमोली के डुंगरी गांव में है, अलकनंदा नदी के तट पर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। यशोधर मठपाल के अनुसार ये जो गोरखा उडियार है इसका नामकरण गोरखों के द्वारा लूट का माल छिपाने के कारण पड़ा। उनकी ऐसी मान्यता है कि गोरखाओं ने यहाँ पर लूट का कोई माल छुपाया था, खजाना छुपाया था, जिस वजह से इस गुफा का नाम गोरखा उडियार पड़ा। हालांकि कहा जाता है कि इस गुफा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई सामान छुपाया जा सके। इसके नाम के पीछे ये मान्यता मानी जाती है कि इसी के आसपास गोरखाओं ने अपना कहीं पर डेरा डाला था और उन्हीं के साथ फिर इस कहानी को मिक्स कर दिया गया।
ये चित्र पाषाणकालीन आकृतियां हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल की ये मानी जाती हैं। ठीक है, यह अलकनंदा नदी के तट पर डुंगरी गांव चमोली में स्थित है। ग्वारख्या उडियार की खोज राकेश भट्ट के द्वारा करी गई, जबकि इसका अध्ययन डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा किया गया। देखिए, जो ग्वारख्या उडियार थी, इसे प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो राकेश भट्ट को जाता है। इसके ऊपर विशेष अध्ययन करने का जो श्रेय है वो यशोधर मठपाल को है। ग्वारखा उडियार से भी हमें शैलचित्र मिले हैं। यहाँ पर मानव, भीड़, लोमड़ी, बारहसिंगा आदि पशुओं की आकृतियां मिली हैं, मनुष्यों की भी मिली है और जानवरों की भी मिली है। यशोधर मठपाल के अनुसार यहाँ से हमें टोटल 41 आकृतियां मिली हैं, जिनमें 30 मानव, 8 पशु, 3 पुरुष की आकृति शामिल है। यानी टोटल 33 मानव और 8 पशु हमें यहाँ से मिले हैं। चित्रकला की दृष्टि से यह उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृति मानी जाती है। यहाँ पर मनुष्य को त्रिशूल रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे लाखो उडियार का आकार कैसा है, नागफनी। ग्वारखा उडियार में व्यक्तियों को कैसा दिखाया गया है, त्रिशूल आकार में। ग्वारखा गुफा के चित्रों का मुख्य विषय क्या है और मानव को किस आकार में दिखाया गया है? तो मानव को दिखाया गया है त्रिशूल आकार में। त्रिशूल आकार आपका ये रहा, ऑप्शन सी। और यहाँ का मुख्य विषय क्या है, पशुओं को हांका देकर घेरना। ग्वारखा जैसे लाखो उडियार का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है, ऐसे ही गोरखा उडियार का जो मुख्य विषय है वो पशुओं को घेरना है हांका देकर। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तियों को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। ग्वारखा उडियार को फेमस करने का श्रेय किसको जाता है, राकेश भट्ट को जाता है। और इस पे अध्ययन का काम किसने किया, यशोधर मठपाल ने किया। इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने धामी जी की पुस्तक का पहला पार्ट यहाँ पे कवर किया। उत्तराखंड की हिस्ट्री से ही हमने स्टार्ट करी, क्योंकि पुस्तक की शुरुआत से हम चलेंगे और एंड तक कवर करेंगे। एक एक पन्ने से, एक एक पैराग्राफ से जितने आपके एमसीक्यू बन पाएंगे, जितने आपके एमसीक्यू होंगे एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर के, वो सब हम इस सीरीज में देखेंगे, ताकि आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है एमसीक्यू के माध्यम से अच्छे से रिवाइज भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।